समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आपका आज की क्लास में स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन का यूज करें। वीडियो के कंटेंट को जल्दी देखने के लिए वीडियो को 1.5x पर देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज हमारा टॉपिक है वुड्स डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र। तो ये बीएड के लिए क्लास है और ये प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे प्रश्न आ सकता है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र के रूप में क्यों माना जाता है। या फिर प्रश्न आ सकता है कि वुड का घोषणा पत्र किसी न किसी रूप में आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रभावित करता है। प्रश्न आ सकता है कि वुड के घोषणा पत्र के गुण दोषों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। या प्रश्न आ सकता है कि भारतीय शिक्षा के संबंध में वुड के प्रमुख सुझावों का उल्लेख करते हुए इसके पक्ष विपक्ष में विभिन्न विद्वानों के विचारों को प्रस्तुत कीजिए। या फिर प्रश्न आ सकता है कि वुड के आदेश पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, समीक्षा कीजिए। तो आज हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच यानी कि वुड के घोषणा पत्र की। तो वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह प्रथम स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा योजना है जिसमें शिक्षा के अनेक पक्ष पर विचार किया गया है। जेम्स के शब्दों में, जो कुछ इससे पूर्व हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ है वह इससे निकला हुआ है। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है और इसके प्रमुख सुझाव निम्नवत थे। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए और उनका सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा निदेशक हो। पॉइंट नंबर 2, जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया जाए। पॉइंट नंबर 3, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तीनों प्रेसिडेंसी में लंदन के ढांचे के अनुरूप विश्वविद्यालय खोले जाएं और इनमें चांसलर, वाइस चांसलर, सीनेटर व फेलो के पदों को रखा जाए। पॉइंट नंबर 4, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए तथा यूरोपीय पुस्तकों का अनुवाद कराया जाए। पॉइंट नंबर 5, पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए परंतु पाश्चात्य साहित्य व ज्ञान पर अधिक बल दिया जाए। पॉइंट नंबर 6, सरकार विद्यालयों को सहायता अनुदान दे और उनका निजी प्रबंध स्थानीय प्रबंध समितियों के अधीन ही रहने दिया जाए। सरकार विद्यालयों को सहायता अनुदान दे और उनका निजी प्रबंध स्थानीय प्रबंध समितियों के अधीन ही रहने दिया जाए। पॉइंट नंबर 7, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की जाए। पॉइंट नंबर 8, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए। पॉइंट नंबर 9, स्त्री शिक्षा पर अपेक्षित बल दिया जाए। पॉइंट नंबर 10, औद्योगिक शिक्षा के लिए स्कूल व कॉलेजों की स्थापना की जाए। और वुड के घोषणा पत्र निस्संदेह भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में दीर्घकाल से ही शिक्षा का अनिश्चित रूप चला आ रहा था। उसे एक नवीन और वैज्ञानिक रूप देने का सबसे पहले श्रेय वुड के घोषणा पत्र को ही प्राप्त हुआ, किंतु फिर भी शिक्षा शास्त्रियों ने इस घोषणा पत्र के गुणों और दोषों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले बात करते हैं गुणों की। तो वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से गुणों की बात की गई है? पॉइंट नंबर 1, शिक्षा की निश्चित नीति। इस घोषणा पत्र में दीर्घकाल से चली आने वाली भारतीय शिक्षा की अनिश्चित नीति एवं व्यवस्था को निश्चित रूप प्रदान किया गया। पॉइंट नंबर 2, भारतीय शिक्षा का नया अध्याय। इस घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। इस समय से शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। इसलिए कुछ लोगों ने इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा। पॉइंट नंबर 3, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व है। इस घोषणा पत्र में यानी कि वुड के घोषणा पत्र में सबसे पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत के लोगों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है।
पॉइंट नंबर 4, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया गया और शिक्षा को एक निश्चित मार्ग की ओर अग्रसर किया गया। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा विभाग की स्थापना। तो वुड घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव प्रदान करना है। इसके अनुसार संचालक की नियुक्ति करना शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रगति है। पॉइंट नंबर 6, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। यानी कि वुड घोषणा पत्र ने क्रमबद्ध विद्यालयों जिसे ग्रेडेड स्कूल की स्थापना के लिए जो सुझाव प्रदान किए वह शिक्षा प्रसार के कार्य को सफल बनाने के लिए एक महान प्रयास है। पॉइंट नंबर 7, उच्च शिक्षा की व्यवस्था। घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा के लिए मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, अब मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। यह भारत में उच्च शिक्षा के मार्ग में अति महत्वपूर्ण कदम था। पॉइंट नंबर 8, अध्यापक प्रशिक्षण। तो वुड घोषणा पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया और इस तरह से शिक्षण पद्धति तथा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया। पॉइंट नंबर 9, अध्यापकों की स्थिति में सुधार। इस घोषणा पत्र में अध्यापक की स्थिति में सुधार के लिए संस्तुति की गई और उनका समाज में सम्मान बढ़ने लगा। पॉइंट नंबर 10, भारतीय भाषाओं को मान्यता। वुड घोषणा पत्र में जहां अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया वहीं भारतीय भाषाओं के विकास पर भी बल दिया गया। पॉइंट नंबर 11, सहायता अनुदान प्रणाली का श्री गणेश। घोषणा पत्र में सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ करने की संस्तुति की गई जिससे देश में शिक्षा का विस्तार द्रुत गति से हुआ, यानी कि तेज गति से हुआ। पॉइंट नंबर 12, व्यक्तिगत प्रयासों की प्रगति। अनुदान प्रणाली की व्यवस्था कर देने से शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयासों की बहुत प्रगति हुई। न केवल व्यक्तिगत आधार पर चलने वाली संस्थाएं पुनर्जीवित हो उठी बल्कि अनेक व्यक्तिगत संस्थाओं की भी स्थापना हुई। पॉइंट नंबर 13, व्यावसायिक शिक्षा। तो वुड घोषणा पत्र में बालकों के लिए औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की संस्तुति की गई। इसके आलोक में देश की बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया और व्यवसाय तथा उद्योगों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पॉइंट नंबर 14, निस्यंदन सिद्धांत की अस्वीकृति। घोषणा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया गया और जन शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने वाले सिद्धांतों को मान्यता दी गई। तो निस्यंदन सिद्धांत की अस्वीकृति, घोषणा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया गया और जन शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की गई। पॉइंट नंबर 15, स्त्री शिक्षा। ये पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो स्त्री शिक्षा, इस घोषणा पत्र में सरकार को संस्तुति की गई कि वह स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय कदम उठाए। घोषणा पत्र में संस्तुति की गई कि वह स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय कदम उठाए। पॉइंट नंबर 16, छात्रवृत्ति। पॉइंट नंबर 16, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। घोषणा पत्र में उत्तम व प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की संस्तुति की गई जिससे कि योग्य निर्धन विद्यार्थी भी निर्विघ्न शिक्षा ग्रहण कर सके। पॉइंट नंबर 17, सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता। सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता। वुड घोषणा पत्र में इस बात की संस्तुति की गई कि सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए और इससे जनसाधारण की शिक्षा में अधिक रुचि हो गई। पॉइंट नंबर 18, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। तो वुड घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान देने की संस्तुति की गई जिससे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रारंभ हुआ। दोष। तो वुड घोषणा पत्र में क्या दोष थे? तो वुड के घोषणा पत्र में अनेक गुणों के साथ साथ में कतिपय दोष भी हैं
जिनमें से निम्नलिखित दोष प्रमुख है। पॉइंट नंबर 1, स्वतंत्र शिक्षण कार्यकांत। घोषणा पत्र में शिक्षा को पूर्ण रूपेण राज्य के अधीन करने की संस्तुति की और उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अति प्राचीन काल से प्रचलित स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत हो गया। पॉइंट नंबर 2, भारतीय साहित्य की उपेक्षा। घोषणा पत्र में प्राचीन भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार किया गया, फिर भी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति के विकास को नियोजित तरीके से बिल्कुल कम कर दिया गया। तो भारतीय साहित्य की उपेक्षा। घोषणा पत्र में यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार किया गया, फिर भी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति के विकास को नियोजित तरीके से बिल्कुल कम कर दिया गया। पॉइंट नंबर 13, विदेशी स्वरूप के विद्यालय। घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श और आधार मानकर भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया और इस प्रकार से भारतीय विद्यालयों को विदेशी स्वरूप होने के कारण सुझाव दिया गया। पॉइंट नंबर 4, यांत्रिक शिक्षा। तो वुड घोषणा पत्र में केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। वुड घोषणा पत्र में केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और इस प्रकार की शिक्षा को यांत्रिक स्वरूप प्रदान किया गया था। पॉइंट नंबर 5, धर्म की उपेक्षा। तो प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा में धर्म का प्रमुख स्थान रहा है, किंतु वुड के घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे भारतीय जीवन में आध्यात्मिकता का लोप हो गया और उसके स्थान पर भौतिकता का प्रारंभ हो गया। पॉइंट नंबर 6, अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता। घोषणा पत्र में केवल भारतीयों के आंसू पोंछने के लिए ही भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु व्यवहारिक रूप में अंग्रेजी भाषा को ही बढ़ावा दिया गया है। पॉइंट नंबर 7, धर्मनिरपेक्षता का ढोंग। वुड के घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचा गया, क्योंकि बाइबिल की शिक्षा बेरोक टोक दी जा सकती थी। पॉइंट नंबर 8, देसी विद्यालयों का पतन। तो वुड के घोषणा पत्र में यह आदेश दिया गया कि राजपदों में केवल अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। इससे बहुत समय से चले आने वाले देसी विद्यालयों का क्रमिक ह्रास होता चला गया। पॉइंट नंबर 9, व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य भारतीयों को स्वामी भक्त बनाना। व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य भारतीयों को स्वामी भक्त बनाना। तो वुड के घोषणा पत्र के निर्देशानुसार भारत में कुछ व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया गया, किंतु इससे भारतीयों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों को नौकरी देकर उन्हें कृतार्थ कर सरकार का स्वामी भक्त बनाना। पॉइंट नंबर 10, राष्ट्रीय भावना को ठेस। तो वुड घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा कर केवल नौकरी के लिए शिक्षा सीमित कर दी गई और इस व्यवस्था के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अंत हो गया और वे बौद्धिक स्तर को ऊंचा न उठा सके। पॉइंट नंबर 11, परीक्षाओं को सर्वोपरि स्थान। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा की जिस नवीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ उसमें परीक्षाओं को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इससे विद्यार्थियों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति न रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करना उद्देश्य हो गया। पॉइंट नंबर 12, सहायता अनुदान का अनुदार रूप। घोषणा पत्र में उन्हीं विद्यालयों को सहायता अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई जो अपना आधा व्यय स्वयं वहन कर सकते थे, यानी कि जो अपना आधा खर्च स्वयं उठा सकते थे। इस प्रकार से वुड घोषणा पत्र में सहायता अनुदान का अनुदार रूप रहा। वास्तव में सरकार को और अधिक धन व्यय करना चाहिए था, यानी कि और अधिक धन खर्च करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 13,
छात्रों के अमूल्य वर्षों का निरर्थक चला जाना। अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का माध्यम अंग्रेजी हो जाने के कारण विद्यार्थियों को इसका ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। अंग्रेजी भाषा में कुशलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने जीवन के 10 से 12 अमूल्य वर्ष निरर्थक एवं कठोर तपस्या में बर्बाद करने पड़ते थे। पॉइंट नंबर 14, मैकाले की पक्षपातपूर्ण नीति को स्थिर रखना। तो वुड के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान को उचित ठहराकर मैकाले की पक्षपातपूर्ण नीति को कायम रखा गया। पॉइंट नंबर 15, सार्वजनिक शिक्षा का अभाव। तो वुड के घोषणा पत्र में समायोजित बिंदुओं में सार्वजनिक शिक्षा का अभाव था। वुड के घोषणा पत्र में समायोजित बिंदुओं में सार्वजनिक शिक्षा का अभाव था। पॉइंट नंबर 16, उच्च आदर्शों का अभाव। तो वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था की गई थी, प्रणाली लागू की गई थी, उसमें सार्वभौमिकता एवं उच्च आदर्श की भावना का अभाव था। आलोचकों की राय। तो वुड के घोषणा पत्र के बारे में आलोचकों की क्या राय थी? तो वुड के घोषणा पत्र के संदर्भ में विद्वानों ने खुलकर अपने विचार रखे और इस घोषणा पत्र के पक्ष और विपक्ष में विद्वानों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। कौन कौन से विचार बताए गए हैं? पक्ष में कौन से विचार थे? तो HR जेम्स के अनुसार वुड का घोषणा पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र है। HR जेम्स के अनुसार वुड का घोषणा पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र है। AN बसु के अनुसार वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया है। पॉइंट नंबर 3, HR जेम्स के अनुसार सन 1954 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोपरि स्थान है। जो कुछ इससे पूर्व हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो इसके बाद में हुआ वह इसी से निकलता है। पॉइंट नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी के अनुसार वुड के घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक व्यापक और विस्तृत योजना बनाई गई थी जिसे स्थानीय और केंद्रीय सरकार के द्वारा कदापि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। विपक्ष में तो वुड के घोषणा पत्र के विपक्ष में कौन कौन थे? RP परांजपे के अनुसार घोषणा पत्र का यह उद्देश्य नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए है। तो घोषणा पत्र का यह उद्देश्य नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, संक्षेप में ऐसी शिक्षा जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को हो। पॉइंट नंबर 2, AN बसु के अनुसार विद्यार्थियों ने सरल उपाय खोज निकाले। वे बिना समझे हुए विषय वस्तु को रटने लगे और साथ ही उन्हें इस कार्य में सफलता देने के लिए बाजार में पुस्तकों की टीकाओं एवं कुंजों की बाढ़ आ गई। पॉइंट नंबर 3, HV हैम्पटन के अनुसार सन 1854 का घोषणा पत्र एक युग का अंत करता है। शिक्षा के महान अग्रदूतों का निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यदि एक और वुड का आज्ञा पत्र में कुछ विशेषताएं थीं तो दूसरी ओर उसके भयानक परिणाम भी निकले। उसने भारतीय शिक्षा को एक ऐसे मार्ग पर डाल दिया जिस पर आगे चलकर वह ऐसे स्थल पर पहुंची जहां से उसे मोड़ ले जाना असंभव हो रहा था और आगे बाधा सदृश बहुत ऊंचा पहाड़ आ गया था। वुड के आज्ञा पत्र में शिक्षा की जो नीति अपनाई गई थी उसके पीछे ब्रिटिश सरकार का केवल अपना स्वार्थ ही रहा। भारतीय नागरिक जीवन के विकास की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। श्री प्रांजपे ने इस सत्य का समर्थन करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो। संक्षेप में वह शिक्षा हो जिसकी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को आवश्यकता है। फिर भी आज्ञा पत्र का
भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उसने शिक्षा को एक निश्चित व्यवस्था दी, एक स्थायी रास्ता दिया। इसलिए कहा जाता है कि वुड का घोषणा पत्र किसी न किसी रूप में आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रभावित करता है। इस प्रकार से एन बसु के अनुसार यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार था। जेम्स के अनुसार इस घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोपरि स्थान है। तो ये था वुड का घोषणा पत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।